जय हिंद दोस्तों। तो दोस्त आज लेकर के आ गए हैं आपके लिए एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट पिछले दिन हुई थी और इसमें जितने भी लोगों ने दोस्त पार्टिसिपेट किए हैं, टेस्ट दिए हैं, उन सबका रैंक कार्ड आज हम देखेंगे। प्लस क्या करेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट 2 में जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं उसको हम क्या करेंगे कि एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जो लोग नए हैं दोस्त, अगर आप भी एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त अगर तैयारी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो दोस्त आप भी टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करना है दोस्त, ये क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेट जो 2 है उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम बता देंगे कि आप कैसे टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इस प्रैक्टिस सेट 2 में जितने भी क्वेश्चंस है उसको एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं दोस्त बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के हम आते हैं जो आपके एएलपी सीबीटी 2 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो आपकी एग्जाम होगी उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये टेस्ट में जो लिया गया था ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा गया है दोस्त, ये चीज कहा है कि एम्पलीफायर की तुलना में जो है ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता है। तो इसमें से कौन सा चीज है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता है लेकिन एम्पलीफायर कर सकता है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। जिसने भी मारा होगा ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट मारे होंगे कि आउटपुट जो पावर की वृद्धि होती है वो ट्रांसफार्मर नहीं करता है, वो आपका एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर क्या करता है, तो ये पावर में वृद्धि तो करता ही है, वोल्टेज में भी वृद्धि करता है, तीसरी नंबर करंट में भी वृद्धि कर देता है। लेकिन ट्रांसफार्मर जो है इन सभी में से क्या करता है कि सिर्फ वोल्टेज को आउटपुट में बढ़ा करके देता है। ठीक है, मान लीजिए कि इनपुट में अगर 100 वोल्टेज है तो ट्रांसफार्मर उसको 200 जो है स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है उसके थ्रू जो है बढ़ा करके दे सकता है, ये काम कर सकता है। या वोल्टेज को घटा करके भी दे सकता है, अगर 250 वोल्टेज आ रही है तो उसको 100 वोल्टेज भी करके आगे आउटपुट में दे सकता है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। ठीक है, तो ये काम करता है कि वोल्टेज को बढ़ा करके घटा कर दे सकता है, लेकिन पावर को आउटपुट में बढ़ा करके ट्रांसफार्मर नहीं देता है। ठीक है, इसलिए आपका ये क्या है कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, देखिएगा। देखिए ये टेस्ट का जो दोस्त जो है ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि यदि आपको दे दिया है कि कोई कॉइल है जो क्या है कि इस तरंग के साथ जो है विद्युत संपर्क स्थापित करता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई भी अगर जो आपका कॉइल है, अगर विद्युत इस तरंग के साथ अगर जो है क्या करता है कि संपर्क अगर स्थापित करता है तो उसे अर्थिट कहा जाता है। क्या कहते हैं, अर्थिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि ये आपका फोर्थ नंबर जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या अर्थिट ही क्या करता है कि आपका स्थिरांक जो है स्थापित करके देता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में ये दे दिया है कि 3 फेज जो है इंडक्शन मोटर है और उसमें 3 वाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कितने डिग्री पर रहनी चाहिए तीनों वाइंडिंग, हमें ये जानना है। ठीक है, देखिए तो आपका जो है क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर है और 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो वाइंडिंग होनी चाहिए वो कितने अंश पे 3 वाइंडिंग होगा। तो मोटर जो होता है वो राउंड होता है, वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसमें क्या कीजिए कि 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको 120 आ जाएगा। मतलब हर एक बाइंडिंग जो होना चाहिए क्या होना चाहिए कि सेम रेशियो में होना चाहिए। और उस सेम रेशियो जो है जब 360 में आप 3 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। तो 120 डिग्री पे क्या होना चाहिए कि तीनों बाइंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि 120 डिग्री पर क्या होना चाहिए कि तीनों बाइंडिंग होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो निम्नलिखित में से कहता है कि किस पर होती है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो किया जाता है वो किस पे किया जाता है। देखिए किसी भी धातु पर जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो उसको कैथोड कहते हैं। कैथोड पे क्या होता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जब किसी को अगर हटाया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू तो वो जो है एनोड होता है। लेकिन इस पे क्या है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जा रहा है तो ये क्या होगा कि कैथोड पर किया जाएगा। किस पे, केवल और केवल कैथोड पर। ध्यान रखिएगा, अगर धातु को हटाएंगे तब एनोड होगा, ध्यान रखना है। जब इस पे धातु चढ़ाएंगे तो कैथोड होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, जब हटाएंगे तो एनोड होगा। ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये क्या होगा कि ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि केवल और केवल क्या होगा कि दोस्त कैथोड होगा। चलिए ये टेस्ट का देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि इसमें दे दिया प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में से देखिए फटाफट बता दीजिए कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो होता है सो देखिए नेचुरल मैग्नेट जो होता है दोस्त लोड स्टोन होता है। क्या होता है, लोड स्टोन। इन ऑप्शनों में देखिएगा ये आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि लोड स्टोन जो होता है एक नेचुरल मैग्नेट होता है। इसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं।
ठीक है, लोड स्टोन कहिए या मैग्नेटाइट भी कहिए, ये क्या होता है कि आपका नेचुरल मैग्नेट होता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। जितने भी लोग हैं दोस्त, अगर ALP2 की अगर आपको सही में अच्छा मार्क्स है तो दोस्त आराम से तैयारी में लग जाइएगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले, और टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा दोस्त, ये चीजें जान लीजिए। क्योंकि इससे पहले हमने टेक्नीशियन का टेस्ट कराया था, उसमें लोगों को काफी बेनिफिट किया था, ठीक है। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि जाकर के टेस्ट ज्वाइन कर ही लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि रिजल्ट आएगा तब ज्वाइन करेंगे चाहे ये करेंगे, ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा दोस्त, इसलिए जो है अभी से ही ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला देख लीजिएगा, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि आपको स्टेपर दे दिया है कि स्टेपर मोटर्स का जो है अनुप्रयोग जो है एप्लीकेशंस कहां यूज होता है, हमें ये जाना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, स्टेपर मोटर्स का बता दीजिए कि कहां यूज होता है। देखिए स्टेपर मोटर्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर हो गया, या फोटोस्टेट मशीन हो गया, या फैक्स मशीन हो गया, ये सभी में क्या होता है ना कि स्टेपर जो मोटर्स होते हैं, चाहे मेडिकल फील्ड में जाइएगा तो स्कैन करने के लिए होता है ना एक्सरे वाला मशीन, उसमें भी स्टेपर मोटर्स का यूज किया जाता है। तो ये सभी जो होते हैं जितने प्रिंटर, ठीक है, वो सभी में क्या होता है कि आपका स्टेपर मोटर्स का यूज किया जाता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि फैक्स मशीनों में स्टेपर मोटर्स का यूज किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा पदार्थ सुचालक है। सुचालक मतलब उससे जो है क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए इसमें तो ये आपका क्या होगा कि ये तांबा, कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है एक कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए इसमें दे दिया आपको कि भारहीनता अवस्था में रेंज मोटर की घूर्णन गति क्या होनी चाहिए। देखिए भारहीनता का है या वेटलेस जो होता है सो उसमें कहे या कैसे भी कह दे, उसकी जो रेंज मोटर की जो स्पीड घूर्णन होती है वो डिपेंड किस पे करता है दोस्त, उसके पोल पे डिपेंड करता है, उसके कॉइल पे डिपेंड करता है, उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। कॉइल जितना बढ़ा दीजिएगा उतना ज्यादा स्पीड हो जाएगा, तो उस पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये फोर्थ नंबर को मारेंगे, जीरो तो होगा नहीं, बाकी ये दो है तो होगा नहीं, ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आपका एक्सटर्नल जो है क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए जिसमें डीसी मशीन के बारे में दे दिया कि डीसी मशीन का योग जो होता है वो किससे बना होता है, हमें ये जानना है, ठीक है। तो डीसी मशीन का योग जो होता है दोस्त ये जान लीजिए कि कच्चा लोहा या स्टील का बना होता है। किसका? कच्चा लोहा या स्टील का बना होता है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिएगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। डीसी मशीन का योग जो है कच्चा लोहा या स्टील का ही बना होता है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ ये देख लीजिए कि बैटरी चार्जिंग के डिवाइस के बारे में दे दिया कि बैटरी चार्जिंग डिवाइस कहिए या इन्वर्टर में कहता है कि प्रयुक्त तो होने वाला जो है आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, और उसका आकार जो होता है ट्रांसफार्मर का आकार, ट्रांसफार्मर का साइज। तो बैटरी चार्जिंग करने वाला हो जाए या इन्वर्टर हो जाए, उसकी उसमें जो लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, उसका साइज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। देखिए आपको करेक्ट बताते हैं कि उसकी साइज जो डिपेंड करेगी, आप किस पे डिपेंड कीजिएगा। मान लीजिए कि हमको एक बैटरी अगर चार्ज करना है तो क्या बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? नहीं। अगर हमें 100 बैटरी चार्ज करना है तो क्या छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे? नहीं। वो बैटरी के चार्जिंग पे डिपेंड करेगा कि वो हम कितना बैटरी उस पे चार्ज कर रहे हैं, उसके आकार पे, उसका आकार जो होगा उसी हिसाब से जो है डिसाइड होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक अगर बैटरी चार्ज कर रहे हैं हम, 10 वोल्ट की बैटरी चार्ज करें, 12 वोल्ट की बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो छोटा सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। अगर उसी में हमको जो है मान लीजिए कि 200 AH का जो है बैटरी चार्ज करना है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि बड़ा ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो वो बैटरी के चार्जिंग पे डिपेंड करता है दोस्त, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा बैटरी के चार्ज पे। इसमें से ऑप्शन जो होगा ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बैटरी के चार्ज पे डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि क्या वाट मीटर जो है माप सकता है। तो इसमें से देख लीजिए कि वाट मीटर क्या माप सकता है। देखिए वाट मीटर जो होता है दोस्त एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर करता है। किसे? एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर करता है। तो इसमें से देख लीजिएगा ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर करने का काम करता है वाट मीटर जो होता है सो, ठीक है। चलिए हाँ देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि आपको दे दिया है कि बाहरी जो होता है वो माइक्रोमीटर, वो डेट लाइन और ग्रेजुएट कहता है कि उस पर जो है अंकित किया जाता है। तो क्या अंकित किया जाता है हमें यह जानना है इसमें से, ठीक है। तो देखिए डेट लाइन, डेटम लाइन जो होता है सो डेटम लाइन ग्रेजुएट पे जो अंकित किया जाता है बाहरी माइक्रोमीटर पे, वो क्या किया जाता है? बैरल किया जाता है। बैरल को क्या किया जाता है कि मार्क कर दिया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि बैरल को क्या किया जाता है कि मार्क कर दिया जाता है। अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि बैरल जो होता है आमतौर पर ये 25 मिलीमीटर के लंबाई में होता है, जिसमें आधा जो होता है वो आपको हम बता दिए कि आधा जो होता है
वो ग्रेजुएट लाइन पे होता है, और आधा जो बचता है वो आधा जो आपका वो इस पे लाइन पे होता है, किस पे, डेटम वाले लाइन पे होता है। ठीक है, तो 25 मिलीमीटर के आसपास में आधा आधा दोनों रहता है। यही बैरल जो है उस पे मार्क की जाती है माइक्रोमीटर वाले पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए, ये टेस्ट का अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इसमें जो है अर्ध तरल, कहता है कि स्नेहक का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, अर्ध तरल कहने का क्या मतलब है दोस्त, ना तो वो पूरी तरह से सॉलिड है, ना तो पूरी तरह से वो लिक्विड है। मतलब कि आप जान लीजिए कि वो बीच वाले भाग में है, तो उसी को अर्ध तरल कहते हैं, सेमी जो है फ्लूइड के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो सेमी फ्लूइड के रूप में किसे इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट की अगर बात कर लेते हैं तो ग्रेफाइट तो ठोस रूप में होता है, तो इसका इस्तेमाल करते नहीं है। दूसरा नंबर देख लीजिए कि ये ग्रीस है, तो ग्रीस ले सकते हैं, ग्रीस आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्रीस जो होता है ना, वो मोम की तरह होता है, मोम मतलब लिक्विड वाले मोम की तरह होता है। ठीक है, तो ये मोम आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आपका ये हाफ जो है क्या होता है, सेमी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। अभी सिर्फ ग्रीस की बात नहीं कर लेते हैं, जैसे कि वसा भी ले लीजिएगा, या वैसलीन जो होता है आप चेहरे पर लगाते हैं, वो भी क्या होता है कि सेमी जो है फ्लूइड के रूप में होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो होता है ये सेमी फ्लूइड के रूप में होता है, जो स्नेहक का काम करता है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ, तो अगला नंबर देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, देख लीजिए दोस्त, ये अगला नंबर क्वेश्चन है आपका टेस्ट का। इसमें क्या दे दिया है कि इनमें से कहता है कि कौन सी इकाई जो है एसआई प्रणाली के तहत आधार इकाई नहीं है, यानी कि बेसिक यूनिट नहीं है। ठीक है, अंडर बेसिक यूनिट के अंदर नहीं आता है, ये जानना है। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि कौन है जो नहीं आता है। ठीक है, तो केल्विन तो होता ही है, टेम्परेचर का होता ही है, ये कैंडेला भी होता है, फ्लेक्स का जानते होइएगा, तो ये ज्योति फ्लक्स का होता है कैंडला। उसके बाद जो है ये मोल, मोल आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जो बेसिक यूनिट के अंदर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी जूल जानते होइएगा कि वो कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि ये जूल होता ही है, तो ये भी होगा ही बेसिक यूनिट के अंतर्गत में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एक डायोड जो है वो कार्य करता है, तो वो किसकी तुलना में हम इसमें से ले सकते हैं कि उसके तुलना में वो भी कार्य करता हो। ठीक है, तो तुलना करना है कि जैसा डायोड काम करता है वैसा ही इसमें से ये कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, जो वो भी उस तरह का काम करता होगा। ठीक है, देखिए डायोड के बारे में अगर जान लीजिए तो डायोड क्या होता है कि यूनि डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है कि किसी भी वोल्टेज करंट को क्या करता है कि जाने की अनुमति देता है अपने से होकर के। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में नहीं जाने देता है। तो उसी तरह से इसमें जो है आपका क्या होगा कि ये बिल्कुल स्विच जो होगा, ये थर्ड नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। स्विच को ऑन कीजिएगा तो एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा कि आपको धारा को प्रवाहित होने देगा, स्विच को ऑफ कीजिएगा तो फिर आगे जो है वो कट कर देता है। तो सेम जो है ये डायोड का कार्य जो होता है वो स्विच की तरह ही होता है, इसलिए इसकी तुलना जो है स्विच से कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि डायनोमोमीटर दे दिया कि डायनोमोमीटर का टाइप जो है वो मीटर में करंट कहता है कि कॉइल होगी, वो किस तरह की करंट कॉइल होती है ये जाना है डायनोमोमीटर में। डायनोमोमीटर टाइप के मीटर में किस तरह की करंट कॉइल होती है ये जाना है। देखिए उसमें जो डायनोमोमीटर के टाइप में जो करंट मीटर की टाइप बताते हैं, तो उसमें जो कॉइल होती है वो फिक्स कॉइल होती है। क्या होती है? फिक्स कॉइल होती है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये फिक्स कॉइल के रूप में होती है। ठीक है, फिक्स टाइप होती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है आपको कि कोणीय वेग की गणना जो है करने के लिए इसमें से सूत्र बताना है कि कौन सा सूत्र होता है। ठीक है, तो कोणीय वेग जो होता है, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, उसको ओमेगा से हम लोग डिनोटेट करते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू जो होता है वो 2 पाई रेडियन पर सेकेंड होता है, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये चीजें। तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो मीटर पर सेकेंड में ही मेजर करते हैं, तो रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि कोण है, कोण को हम लोग जो है क्या करते हैं कि रेडियन में मेजर करते हैं। तो कोणीय दे दिया था, इसमें क्या दे, कोणीय वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दे दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा इक्वल टू जो है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हम लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त ये चीजें दे दिया कि हाथ से हाथ में प्रवाहित होने वाला जो करंट होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जो करंट प्रवाहित होता है, तो ये हाथ है, इसको हाथ में तब तक कब आएगा, एक दूसरे के हाथ में कब करंट प्रवाहित होगा, जब एक दूसरे को क्या करेगा कि टच करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि टच पोटेंशियल के रूप में जानते हैं। किसे? टच पोटेंशियल, मतलब स्पर्श जो है विभांतर के रूप में कहिए, उसके रूप में हम लोग जानते हैं। तभी चाहे क्या होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में क्या होता है कि करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें से ऑप्शन देख लीजिए, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, टच पोटेंशियल। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया आपको, यह कि यदि ओम मीटर
यदि ओम मीटर की बैटरी मान लीजिए कि डिस्चार्ज हो गया है तो मीटर क्या दर्शा सकता है, हमें यह जानना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। अगर ओम मीटर लेते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, अगर मान लीजिए कि उसकी बैटरी ही डिस्चार्ज हो गई है तो वो दो कंडीशन उसमें होता है, या तो आपको रीडिंग जो होता है वो सबसे लो दिखाता है, जो उसका एक्चुअल रीडिंग होना चाहिए उससे क्या होगा कि लो रेजिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि हो सकता है कि इन्फिनिटी दिखा दे आपको। दो चीजें कंडीशन होती है, या तो लो दिखाएगा, सबसे लो दिखाएगा, या तो सबसे हाई मतलब कि एकदम इन्फिनिटी ही दिखाता है, तो बैटरी डिस्चार्ज होने पर। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका बैटरी लो है, ठीक है, डिस्चार्ज हो चुका है। तो इसमें से देख लीजिएगा, इसमें से आपका जो होगा ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि लो रीडिंग दिखाएगा। और न तो इन्फिनिटी रहेगा तो इन्फिनिटी आप आराम से मार दीजिएगा, ठीक है। लो अगर नहीं रहे तो इन्फिनिटी दे देगा, इन्फिनिटी को आराम से मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अच्छा चलिए दोस्त, इतना क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या था कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए क्या था कि क्वेश्चन में दिए गए थे टेस्ट में, जिसका सभी लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो देखिए परचेज तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन पता नहीं टेस्ट क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। शायद हमें लगता है कि वो लोग जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब टेस्ट लगाएंगे ना, तो कोई बात नहीं है, मेहनत काहे जाए कर रहे हैं दोस्त। नॉलेज कभी खराब नहीं होता है, इसलिए टेस्ट लगा लिया कीजिए, ठीक है। अगर जो है आप परचेज कर ही रखे हैं टेस्ट को तो कम से कम क्या कीजिए कि आप टेस्ट लगा लिया कीजिए, क्या जाएगा, अगला बार फिर से तैयारी रहेगा इलेक्ट्रिशियन का। इसलिए आपको बताते हैं टेस्ट लगाया कीजिए, वंचित मत रहिए इस चीज से, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त जो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि टेस्ट कैसे देंगे, तो आपको हम बताते हैं कि आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, एएलपी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। देखिए आपको क्या करना होगा कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। किस एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन को, ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ईआरसीबी सर के नाम से, इस एप्लीकेशन को क्या कीजिएगा कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे क्या होता है कि टेस्ट होता है, जब इसको ओपन कीजिएगा तो आपको टेस्ट एएलपी सीबीटी 2 के लिए दिख जाएगा, जिसमें 29 का जो है क्या है कि आपका प्राइस दिया हुआ है, उस पे प्राइस पे इसको परचेज कीजिएगा। उसी पे आप क्या कीजिएगा कि डेली जो है टेस्ट लगाइएगा। आपको हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्कशन करा देंगे, और पीडीएफ अगर लेना है तो टेलीग्राम से क्या कीजिएगा कि जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट जाइए और जाकर के क्या कीजिए कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्त आपके एएलपी सीबीटी 2 के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का आपका इसी तरह से क्या करेंगे कि डिस्कशन यहां पे हम कराते रहेंगे, तो आपकी भी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग कर रखे हैं दोस्त अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अगर वो लोग भी एएलपी सीबीटी 2 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो जाइए फटाफट शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा, बाकी कमेंट कर दीजिएगा कि किस तरह का क्या करना है नहीं करना है, फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे कि आगे काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले बार एक नए वीडियो एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।